हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग कहते हैं। तो हम थ्रू आउट द वीडियो हम इसको कैग से नाम से ही इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ये चैप्टर 5 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 148 से 151 है जो कि कैग के बारे में बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैग क्या है और इसकी क्या पावर है, क्या ड्यूटी है। तो बनिए रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले ये आर्टिकल 148 से लेके 151 तक जो है कैग के बारे में प्रोविज़न करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। कैग के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और अदर किसी बॉडी का सारा फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर कैग के पास है। Accounts of Government of India shall be kept as per form prescribed by the President on the advice of the CAG. CAG प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट उसके बाद गवर्नमेंट को पर्टिकुलर कैसे उसने अपना अकाउंट मेंटेन करना है, क्या करना है, उसके बारे में जो रूल्स हैं वो प्रेस्क्राइब करता है, फॉर्म प्रेस्क्राइब करता है। तो बेसिकली इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल खर्चे होते हैं, खर्चे आते हैं, लेन देन हैं, उसकी जो कंट्रोल है वो कैग ही करता है। तो जो प्रेजेंट हमारे जो कैग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, कैग हैं जो बोलते हैं उसको जीसी मुर्मू हैं, जो प्रेजेंट कैग हैं इंडिया के। और उन्होंने अपना जो ऑफिस है या उन्होंने अपना ऑफिस रिज्यूम किया था 8 अगस्त 2020 से, और वो 14वें कैग हैं इंडिया के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, किसी लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ के द्वारा ये नहीं दिया गया। उसको हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहते हैं अगर ये पार्लियामेंट के बनाए लॉ के द्वारा किया गया होता। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ आर्टिकल 148 में इसकी प्रोविज़न दी है। तो ये कैग है वो उसकी बात करता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट, ओथ, रिमूवल और सैलरी के बारे में। आर्टिकल 140 है वो कहता है कि कैग, आर्टिकल 148 और इसके साथ ही जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 1971 है। तो ये दोनों ही इसके लिए जो इसको पावर है वो ग्रांट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के लिए कैग शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसकी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। प्रेसिडेंट के द्वारा वारंट इशू करके जो है उनकी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ इनकी जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। अब इनकी टर्म की बात कर लेते हैं। तो टर्म है वो एक्ट में दी गई है। तो कैग की जो टर्म है वो 6 साल की तक होती है, उस दिन से जिस दिन से वो अपना ऑफिस को रिज्यूम कर लेते हैं। तो 6 साल के लिए कैग को अपॉइंट किया जाता है। और अगर उनकी एज है वो 56 ईयर हो जाती है उनकी 6 साल की टर्म पूरी होने से पहले, तो उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स 65 ईयर या 6 साल। तो जो भी पहले होगी उस हिसाब से उनकी जो है वो ऑफिस है वो अपना ले पाएंगे। तो ओथ क्या है? ओथ कैग को अपने ऑफिस ग्रहण करने से पहले, अपना ऑफिस कार्यभाग संभालने से पहले ओथ लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट द्वारा, या कोई ऐसा पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उस सेट फॉर्मेट में जो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। बात करते हैं कैग की रिमूवल की। कैग को रिमूव किया जा सकता है उन्हीं ग्राउंड के ऊपर जिस ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल होती है। रिमूवल मीन्स इम्पीचमेंट के थ्रू ही कैग को ओहदे से हटाया जा सकता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो इम्पीचमेंट की प्रोविज़न है, पावर ग्राउंड है, वो आर्टिकल 124 में दिए गए हैं। अब इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो जो सर्विस एंड कंडीशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, वो पार्लियामेंट के द्वारा, बाय लॉ के द्वारा वो है वो डिटरमिन की जाती है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो सैलरी पे की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल सैलरी ही की जाती है। उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं। कैग द्वारा रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती किसी भी ऑफिस में गवर्नमेंट के अंदर
गवर्नमेंट के इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में किसी भी तरह के ओहदे की उसको री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती कैग की। आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस, जब वो कैग से ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं तो वो उसके बाद उनको कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट में ओहदा नहीं दिया जाता, वो एलिजिबल नहीं होते। इसका रीज़न है कि अगर वो उनको ये ओहदा देने की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की होती तो इसको लेके भी कुछ भी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए कुछ भी फेवरेबल ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविज़न रखी गई है कि कैग की रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग की, क्या ड्यूटी है पावर है। आर्टिकल 149 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कैग शैल परफॉर्म सच ड्यूटी एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन and of the state and any other authority or body as may be prescribed by law or by parliament। तो पावर है उसके पास एक्सरसाइज करने की अकाउंट के रिलेटिंग, यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटिंग, स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटिंग, और कोई भी ऐसी बॉडी है जो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। फर्दर है वो एक्ट है वो इसकी ड्यूटी और पावर को बड़ी क्लियरली डिफाइन करता है। तो एक्ट के मुताबिक कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल है कैग है वो कंपाइल करेगा अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट का। उसके बाद सेकंड है जो कैग है वो प्रिपेयर करेगा, सबमिट करेगा अकाउंट टू द प्रेसिडेंट। अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, अगर वो यूनियन का है गवर्नर ऑफ स्टेट को करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी के अगर वो करेंगे, उसके बाद जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेटिव, गवर्नर को करेंगे स्टेट के हैं, और अगर यूनियन का अकाउंट प्रिपेयर किया है तो वो प्रेसिडेंट को करेंगे। उसके बाद जो कैग है वो इंफॉर्मेशन और उस तरह की सब तरह की जो हेल्प है, सहायता है, असिस्टेंट है गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस रिलेटिंग मैटर में देंगे। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर जाते हैं उनकी जो ऑडिट है वो कैग करेगा। सब तरह की जो यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन है कंटीजेंसी फंड को या पब्लिक अकाउंट को लेके उनका ऑडिट करेगा, हर तरह की ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेगा। उसके बाद हर तरह के ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का ऑडिट करेगा। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी एंड अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय यूनियन ऑफ स्टेट रेवेन्यू, जहाँ पे यूनियन के द्वारा रेवेन्यू के यूनियन के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है किसी बॉडी को, उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हैं उनकी ऑडिट भी करेगा। और यहाँ पे कोई लोन ग्रांट किया जाता है एक अथॉरिटी के द्वारा तो कैग है उस जो लोन देने का प्रोसीजर है उसके डॉक्यूमेंट है उनको स्क्रूटनाइज कर सकता है, उसके प्रोसीजर को स्क्रूटनाइज कर सकता है। उसके बाद है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट के जो रिसिप्ट हैं या जो स्टेट के रिसिप्ट हैं उनको ऑडिट कर सकता है। उसका स्टॉक और स्टोर को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के स्टोर हैं, स्टॉक्स हैं यहाँ पे रखे हुए, वो सबको ऑडिट कर सकता है। तो उसके साथ कैग के पास पावर है कि वो किसी भी ऑफिस के अकाउंट को जो कि यूनियन के अंडर है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कोई ऐसा या ऑब्जर्वेशन दे सकता है जो उसके लिए क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन के लिए किसी भी ऑफिसर को कॉल कर सकता है जो उस ऑफिस का इंचार्ज है। उसके बाद है वो गवर्नमेंट और कंपनियों के हैं, कॉरपोरेशन के, उनके ऑडिट करेगा। और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट है गवर्नमेंट, कंपनी की और कॉरपोरेशन की, वो गवर्नमेंट के सामने रखेगा ऑडिट के बाद। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 150। अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी kept in such form as president may on the advice of the controller and auditor general of India prescribe। यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट है कैसे मेंटेन रखने, किस फॉर्म में मेंटेन रखने, उसके बारे में जो कैग है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट आगे यूनियन और स्टेट को उसके रूल के बारे में देंगे। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट है, आर्टिकल 151 है। कैग है वो अकाउंट और यूनियन सबमिट करेगा, जो अपनी अकाउंट की है वो यूनियन प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। और स्टेट के रिलेटिंग अगर अकाउंट है तो वो गवर्नर को सबमिट करेंगे और गवर्नर उसके बाद लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट को वो पेश करेंगे। तो ये तो कैग था, कैग की ड्यूटी क्या थी, कैग की पावर क्या है। तो होप आपको ये सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा।